दोस्तों अक्सर लोगों की इच्छा होती है कि उनके पास काफी सारा पैसा आ जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए या फिर ऐसा ही हो जाए कि वो कोई लॉटरी खरीद लें, बाद में वो लॉटरी लग जाए और उनके पास काफी सारा पैसा आ जाए। इस चीज की इच्छा हर कोई करता है, लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा हुआ भी था कि उसे लॉटरी लग गई, लेकिन बाद में उसके घर वालों का ये कहना था कि अगर हमारी बेटी को वो लॉटरी ना लगती तो वो आज जिंदा होती। दोस्तों ये कहानी है 19 साल की करीना होल्मा की, जो कि स्किलीगार्ड स्वीडन में रहा करती थी और वो काफी ज्यादा अच्छे नेचर की लड़की थी जो औरों की मदद करना चाहती थी। और इसके साथ साथ उसका सपना था कि वो वर्ल्ड टूर करे। वो बाहर जाने की काफी ज्यादा शौकीन थी और इन्हीं के चलते वो हमेशा इस बारे में सोचा करती थी कि अगर उसके पास काफी सारा पैसा आ जाए तो वो पूरी दुनिया घूम कर आएगी, धरती पर मौजूद अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेगी और वहां पर जाकर पूरी मौज मस्ती करेगी। उसे पूरी आशा थी कि वो एक ना एक दिन काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेगी, जिसके लिए वो अक्सर लॉटरी टिकट भी खरीदती रहा करती थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी लॉटरी लग जाती है। उसे $1500 की लॉटरी लगी थी और ये पैसे इतने ज्यादा तो नहीं हैं कि वो पूरी दुनिया घूम पाए, लेकिन उसके लिए इतने पैसे काफी थे अपना पहला कदम उठाने के लिए। उसने एक प्लानिंग बनाई कि वो एक नई जगह पर जाएगी और जो ये पैसे हैं इन सभी पैसों से बाहर जाकर वो ऐसा काम धंधा कोई स्टार्ट करेगी जिसके बाद उसके पास लगातार पैसे आते रहेंगे, जिसके लिए वो स्वीडन से यूएस जा पहुंचती है। वहां पर जाकर उसने अपने काम धंधे को ढूंढना शुरू किया जिस तरह का वो करना चाहती थी और आखिरकार उसे वो मिल भी गया। धीरे धीरे कर उसकी यहाँ पर जान पहचान बढ़ने लगती है। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो कि उसे नॉर्मली जाना करते थे, काफी सारे ऐसे थे जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड वहां पर बन चुके थे और कुछ एक ऐसे भी थे जो कि वहां पर उसके काम धंधे में उसका हाथ बंटवाया करते थे। और उन्हीं में शामिल थे फ्रैंक और सूजन। ये दोनों ही कपल थे और ये करीना के साथ काम किया करते थे। उसका वहां पर काम धंधा बड़े ही अच्छे से चल पड़ा जिस तरह का वो चलाना चाहती थी और वो हर रोज उस पर मेहनत भी करने लगी। वहां पर उसके काफी सारे दोस्त हो चुके थे, तो इसी तरह काम करते करते उसे काफी टाइम बीत चुका था। तो एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई कि आज रात वो नाइट आउट करने वाले हैं। इस बारे में उसने फ्रैंक को भी बताया और फ्रैंक ने करीना से ये बात कही कि वो अपने बच्चों को संभालते हुए अपने काम पर जाते हुए काफी ज्यादा थक चुका है और एक नाइट आउट तो वो भी करना चाहेगा। और इसी बात का प्लान करके वो लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। करीना के एक दो दोस्त उसके घर पर आते हैं, फ्रैंक भी आ चुका था और वहीं पर उन लोगों ने पहले तो ड्रिंक करना शुरू कर दिया और थोड़ी बहुत वाइन पीने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं बोस्टन में मौजूद जंस बार की तरफ। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और बार में एंट्री लेने से पहले ही फ्रैंक ने ये बात करीना को बताई कि अभी वो इस बार में एंट्री लेने के लिए अंडर एज है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 19 साल की थी और यहाँ पर एंट्री लेने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। जिसके बाद उन लोगों ने एक फेक आईडी का जुगाड़ किया और उसके बाद वो लोग जा घुसते हैं उस बार में। वो लोग वहां पर जाकर ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और इसके साथ साथ काफी सारे और भी नशे करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा सेट हो चुके थे कि इसी बीच करीना के एक दोस्त को पता चलता है कि करीना यहाँ पर बार में कहीं नजर आ ही नहीं रही है। तो उसने फ्रैंक को बताया और फ्रैंक ने ये बात कही कि शायद उसे कुछ ज्यादा ही नशा हो गया होगा, जिसके बाद वो हमें बिना ही बताए वापस घर चली गई होगी। वो टाइम 1996 का था और नॉर्मली किसी के पास फोन हुआ भी नहीं करते थे, तो वो लोग उसके पास फोन भी नहीं कर पाए। कुछ देर और बीतने के बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। फिर टाइम आता है अगले दिन यानी कि 21 जून 1996 का, जब दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे और एक बेघर इंसान कुछ कचरे में ढूंढ रहा था ताकि वो प्लास्टिक वगैरह कुछ ढूंढ ले और उसके बाद उसे बेचकर अपने लिए खाना खरीद सके, कि तभी उसे वहां पर मौजूद एक बड़े से डस्टबिन में एक अजीब सी चीज महसूस होती है। जब वो वहां पर उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक इंसानी बॉडी पड़ी हुई है। इस इंसानी बॉडी के शरीर का ऊपर का हिस्सा तो यहाँ पर है लेकिन नीचे का नहीं। और उसने ये बात पहचानी उसकी कमर की हड्डी को देखकर, सिर्फ और सिर्फ वही बाहर दिखाई पड़ रही थी। तो उसने तुरंत वहां पर पुलिस को बुलाया और उसके बाद सारी की सारी चीजें बताई कि उसने यहाँ पर आकर कैसे इस बॉडी को देखा। तो पुलिस ने उस पॉलीथिन को खोलना शुरू कर दिया और उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर तो एक लड़की की बॉडी है जिसका अपर हाफ तो यहाँ पर पॉलीथिन में पैक करके फेंक दिया गया और पेट से नीचे वाले हिस्से का तो कुछ अता पता है ही नहीं। तो वो लोग वहां आसपास में रिसर्च शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस उस अपर हाफ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है कि ये बॉडी किसकी है, यहाँ पर ये किस तरह से आ गई और आखिरी टाइम में इसके साथ क्या हुआ होगा। और ये बॉडी किसी और की नहीं जबकि करीना की ही थी। जिस तरह से करीना को मारा गया था तो पुलिस को पूरा अंदाजा था कि ये काम किसी सीरियल किलर ने किया होगा। और वहां पर थोड़ी और जब वो तहकीकात
तहकीकात करते हैं तो उन्हें वहां से एक फिंगरप्रिंट मिल भी जाता है। पुलिस को थोड़ी आस बनने लगी कि अब इस फिंगरप्रिंट को हम लोग स्कैन करेंगे और उसके बाद जितने भी क्रिमिनल यहाँ पर एक्टिव थे उन सभी के डाटाबेस से जब मैच करेंगे तो आखिरकार वो कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन उन कातिलों के डाटाबेस से जब उस फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, मैचिंग की जाती है, तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये कत्ल उनमें से किसी ने किया ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें ये बात साबित हो गई कि इस लड़की को पहले तो गला घोटकर मारा गया है, उसके बाद इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से नीचे वाले हिस्से का तो कुछ पता ही नहीं और ऊपर वाला अब हमारे सामने ही है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने तरीके से केस को समझने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का सबसे पहला अंदाजा ये था कि ये जरूर लड़की किसी क्रिमिनल के हाथ लग गई होगी और उसने इसका गला घोट दिया, इसे इस तरह से मारकर यहाँ पर कचरे के ढेर में फेंक दिया होगा, क्योंकि क्रिमिनल जो होते हैं वो खून के प्यासे होते हैं और वो इस तरह की हरकत करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये लड़की वहाँ बार में किसी लड़के से मिली हो, दोनों एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए होंगे और फाइनली उन्होंने ये बात सोची होगी कि अब उन्हें रूम ले लेना चाहिए। वो लोग कहीं पर चले गए होंगे, उन्होंने आपस में संबंध बनाने शुरू भी कर दिए होंगे और हो सकता है उसी टाइम उस लड़के ने इस लड़की का गला दबा दिया हो। जोश जोश में उससे ये कांड हो तो गया, लेकिन बाद में उसे भी समझ नहीं आया होगा कि अब वो क्या करे, तो उसने इसे 2 हिस्सों में काट डाला ताकि पेट के नीचे का हिस्सा पुलिस को कभी मिले ही ना और पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे ही ना। डिटेक्टिव इन सभी बातों के बारे में अभी सोच ही रहे थे कि पुलिस दूसरी तरफ उस बार में जाकर पूछताछ करने लगती है और इसके साथ साथ पुलिस ने पूछताछ की करीना के दोस्तों से भी। पुलिस ने जब उसके दोस्त से पूछा तो उसके दोस्त ने बताया कि उसने आखिरी बार उसे लगभग 3 बजे के आसपास एक लड़के के साथ बार से बाहर जाते हुए देखा था। इसके बाद वो कहां पर गई उसे भी इस बारे में नहीं पता। वहीं बार में ही एक आदमी और भी मौजूद था और उसने भी ये बात कही कि इस लड़की को तो मैंने देखा था और ये लड़की उस रात काफी ज्यादा नशे में थी, जिसके कारण ये बाथरूम में जाकर वहीं पर सोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बार के बाउंसर्स आ गए और उन्होंने इसे उठाकर बार से बाहर कर दिया। और पुलिस जब और ज्यादा छानबीन करती है तो एक बंदा ऐसा भी सामने आया जिसने ये बात कही कि हाँ, मैंने इस लड़की को देखा था। दरअसल ये बार के बाहर ही एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ। इसी तरह पूछताछ करते करते एक बंदा ऐसा भी सामने आता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था अपनी टैक्सी की वेट में और उसी टाइम उसने देखा कि करीना एक लड़के से बात कर रही है जो कि गाड़ी में आया हुआ था। और पहले तो उस लड़के ने करीना को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और करीना वापस उस गाड़ी से उतर गई। और ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे पुलिस को वहां पर मिलते हैं जो कि करीना के बारे में काफी सारी अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा व्यक्ति किस टाइम की बातें कर रहा है और असल में यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि कंप्लीट डिटेल कोई भी वहां पर नहीं जानता। कोई एक आधा बंदा था जिसने करीना को उस टाइम वहां पर देखा था और वो अपने अंदाजे के मुताबिक वो सारी बातें बता रहा था। और वैसे भी वो लोग यहाँ पर बार में आए हुए थे तो हो सकता है उन्हें कोई और लड़की दिखी हो जो कि बिल्कुल करीना के जैसी दिखाई देती होगी। और पुलिस इन सभी बातों को सुनकर कोई खास डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो पुलिस अंदर जाती है उस बार के और जब उसके मैनेजर से उसने बात करना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा कि जनाब, यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और एक एक बंदे के बारे में हम लोग आपको नहीं बता सकते। हाँ, बाहर कैमरा लगा हुआ था, अगर आप लोग देखना चाहें कि वो लड़की बाहर निकलकर क्या करती है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। और पुलिस ने जब उस सीसीटीवी वीडियो को देखना शुरू किया तो उसमें करीना ज्यादा जगह पर तो कैप्चर नहीं हुई थी, जबकि एक वीडियो ऐसी सामने जरूर आई जिसमें वो एक आदमी से बात कर रही थी जो कि लगभग 40-45 साल का रहा होगा और उस आदमी ने सुपरमैन की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके साथ एक कुत्ता भी था। और जब पुलिस वालों ने उस आदमी के बारे में पूछताछ करनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि ये बंदा अक्सर यहाँ पर रातों को घूमता है। यूं ही उसके कुत्ते के साथ उसे घूमते हुए काफी सारे लोगों ने देखा है और वो भी काफी बार। तो पुलिस को अंदाजा होता है कि करीना इसी के साथ बातें कर रही है और हो ना हो ये इसी तरह अक्सर घूमता रहता है तो जरूर गड़बड़ इसी में होगी। तो पुलिस उस आदमी का पता लेती है और जा पहुंचती है उसके घर पर और उसने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि जनाब, हम लोग थोड़ी देर वहां पर खड़े थे तो हम लोगों ने बात जरूर की थी, लेकिन उसके गायब होने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उस आदमी का वकील वहां पर तब तक आ चुका था और उस वकील ने पुलिस को ये बात बताई कि ये एकदम बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, ये इस तरह का काम नहीं कर सकता, बस इसे थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण अक्सर ये रातों को घूमने के लिए निकल पड़ता है और मैं इसे पिछले काफी सालों से जानता हूँ। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक और बंदा ऐसा सामने आया जिसके साथ करीना लास्ट टाइम बातें कर रही थी और वो था एक होमलेस आदमी जो कि वहीं पर बार के पास उस टाइम मौजूद था। और करीना बाहर आकर बार वालों को गालियां दे रही थी और ये बात बोल रही
थी कि मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़ गए और कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पर इंजॉय कर लूंगी। जिसके बाद वो उस होमलेस बंदे के साथ वहीं पर डांस करने लगती है, लेकिन उसने उस बंदे के साथ भी ज्यादा टाइम नहीं बिताया। जिसके बाद उस बंदे ने ये बात कही कि मैं तो वहां से चला गया था क्योंकि ये लड़की शराब में धुत थी और मुझे तो सोना था क्योंकि अगली सुबह मुझे उठना भी है। और इन लोगों का क्या है, इनके पास पैसे हैं, लेकिन मुझे तो अगले दिन भीख मांगनी थी। और थोड़ी बहुत देर जब छानबीन की गई तो ये बात सामने आई कि ये होमलेस बंदा भी बिल्कुल निर्दोष है। पुलिस ने वहां पर मौजूद आसपास जितनी भी जगह थी, अबेंडेंड जगह थी, जो खाली पड़ी जगह थी, उन सबको छान मारा था, लेकिन कोई भी ऐसी जगह उनके सामने नहीं आया जहां पर उस क्राइम को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस जा पहुंचती है करीना के घर पर और वहां पर छानबीन करने लगती है कि हो सकता है हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। और वैसे तो वो बाहर से गायब हुई है, यहाँ पर हमें शायद ही कुछ मिल पाएगा। लेकिन जब पुलिस थोड़ी छानबीन करती है तो उनके हाथ कुछ एक लेटर्स लगते हैं जिसमें ये बात लिखी हुई थी उसने अपनी एक फ्रेंड को, जो कि स्वीडन में ही रहा करती थी, कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो रहा है और टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और ये सब चीजें मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी गलती है और कौन जानबूझकर अनजाना बन रहा है। लेकिन उसने साफ साफ इस बारे में कहीं पर भी नहीं लिख रखा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और करने वाला कौन है। तो पुलिस ने उसके दोस्त फ्रैंक पर शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस जब फ्रैंक से बातें करती थी, इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती थी, तो वो इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था और वो अपने आप को इस केस से बचाने की कोशिश करता था। लेकिन पुलिस सीधी ये बात भी नहीं बोल सकती थी कि फ्रैंक इसके पीछे है, क्योंकि जिस टाइम करीना गायब हुई थी उस टाइम फ्रैंक उस बार के अंदर था और इस बात के उसने पहले ही काफी सारे सबूत भी दे दिए थे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे जो अजीब बात ये हुई करीना की मौत के बाद वो ये थी कि करीना की मौत के एक दिन बाद ही फ्रैंक के घर में आग लग गई और वहां पर सारी की सारी चीजें जलकर राख हो गई, जहां पर जाकर पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती थी कि वहां से ही शायद कोई उन्हें सबूत मिल जाए। पुलिस फ्रैंक की वाइफ सूजन पर भी शक कर रही थी, क्योंकि वो एक काफी अच्छी पेंटर थी और उसने काफी सारी ऐसी पेंटिंग बना रखी थी जो कि इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि करीना की मौत के बारे में उन लोगों को पहले से ही पता है। जिसमें सबसे पहली पेंटिंग ये थी जिसका नाम उन्होंने मैसेंजर रखा। यहाँ पर हम लोग एक एंजल को देख सकते हैं जो कि भूरे बालों वाले एक लड़की के पास आया हुआ है और मानो वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। और ये पेंटिंग किसी और ने नहीं जबकि फ्रैंक की पत्नी सूजन ने ही बनाई थी। इस बात को भी थोड़ा अगर स्किप कर दिया जाए कि हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो जरा इसकी ये सेकंड पेंटिंग देखिए। इस पेंटिंग का टाइटल सुजैन ने गर्ल इन द कैन लिखा था, जहां पर एक लड़की एक कैन के अंदर पड़ी हुई है। असल में अगर देखा जाए तो करीना भी एक डस्टबिन कैन में ही मिली थी। तीसरी पेंटिंग एक ये भी सामने आई जहां पर एक आदमी एक रस्सी लेकर एक लड़की को बांधने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की मानो अपनी जान गंवा चुकी है और अब उसके अंदर से एक आत्मा निकल कर जा रही है। इसी तरह की काफी सारी और भी पेंटिंग पुलिस को वहां पर मिलती है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया जिनसे पुलिस ये बात कह सके कि फ्रैंक और सुजैन ही करीना के मौत के जिम्मेदार हैं या फिर उन्होंने ही इसकी जान ली है। आज इस घटना को बीते हुए लगभग 27 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस बारे में पुलिस कोई अंदाजा नहीं लगा पाई, ना ही उसके कातिल को पकड़ पाए कि असल में इस कत्ल के पीछे कौन था। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस कत्ल के पीछे आखिरकार कौन था? फ्रैंक और सूजन, या फिर वो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनने वाला बंदा, या फिर वो होमलेस बंदा जिसके साथ करीना बाहर डांस कर रही थी, या फिर इनके अलावा कोई सीरियल किलर? एक बंदा अपने परिवार को बचाने के लिए अपने घर को छोड़ देता है, अपने शहर को छोड़ देता है और वो दूसरे देश जाकर बस जाता है, क्योंकि उसके शहर में उस टाइम काफी ज्यादा वायलेंस फैल चुका था और लगातार काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो वो बंदा ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि उसके परिवार के मेंबर को भी उनसे दूर जाना पड़े, तो उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और वो लोग यूएस आ पहुंचते हैं। लेकिन इसी तरह धीरे धीरे कर जब टाइम बीतता है तो टाइम एक ऐसा भी आया जब उसने अपने परिवार के एक सदस्य को गवा दिया। टाइम था 2006 का, जब सल्वाडोर में काफी सारी गैंग वायलेंस हो रही थी और बहुत सारे लोगों ने इन्हीं वायलेंस के बीच अपनी जान गंवा दी। तो एक परिवार का मुखिया सेंटोज अमाया इस बात को देखता है कि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा आज के टाइम में कत्ल हो रहे हैं और ऐसे में मेरा परिवार सेफ नहीं है, तो वो अपनी वाइफ लूसिया गार्डाडो और अपने बेटे जोसेफ के साथ साथ उसके 5 और भाई बहनों को लेकर यूएस आ पहुंचता है। यहाँ पर आकर उसने सेटलमेंट करनी शुरू की कि किस तरह से वो यहाँ पर आराम की जिंदगी आगे बिता सकते हैं और इसी बीच उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। सेंटोज ने अब यही सोचा था कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वायलेंस
पेरेंट्स वगैरह नहीं है और यहाँ पर उसकी लाइफ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ शांति से बीतने वाली है। और कुछ इसी तरह का होने भी लगता है। उसने वहीं पर अपना काम धंधा ढूंढ लिया था और इसी बीच उसका बेटा जोसेफ अमाया ये बात अपने पिता से कहता है कि अब उसका स्कूल अब लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, तो वो आगे चलकर एक मैकेनिक बनना चाहता है। उसके पिता ने ये बात देखी कि उसका बच्चा अगर इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो इसे इसी चीज की तैयारी करवानी चाहिए ताकि वो आगे चलकर इसी चीज में अपना फ्यूचर सेव कर पाए। तो उसके पिता ने वहीं पर क्रॉप सेंटर में उसका एडमिशन करवा दिया। ये एक इस तरह की संस्था थी जो कि 16 साल से 24 साल के जो भी बच्चे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं और आगे चलकर काफी अच्छी एक नौकरी करना चाहते हैं, ये संस्था उन बच्चों को एक मौका दिया करती थी। ये सारी तरह की उन लोगों को फैसिलिटी देते और किसी भी तरह का फीस वगैरह उनसे नहीं लेते थे। तो सेंटोस वहां पर जा पहुंचता है और अपने बेटे जोसे अमाया का वहां पर एडमिशन करवा देता है। जोसे अब काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता था, जो कि उसकी काफी ज्यादा फेवरेट थी, उसी में उसको एडमिशन मिल चुका था और अब उसके ऊपर वो दिल खोलकर पूरी मेहनत कर सकता था। अब वो वहां पर मिलने वाली फ्री क्लासेस को हर रोज लगाया करता था और वहीं पर उसको एक कैंपस भी मिल चुका था जहां पर वो आराम से रात को रह सकता था, दिन में अपनी क्लासेस लगाता और इसके साथ साथ उसने अपने परिवार की मदद करने के बारे में भी सोचा, जिसके लिए वो बाहर जाता है। जब भी उसका खाली टाइम हुआ करता था शाम के टाइम, तो वहां पर जाकर वो आइसक्रीम बेचने लगा। आइसक्रीम बेचने से उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते थे, तो उसने अपने परिवार की मदद करने की सोची उन सभी पैसों से, और उसने ये बात भी सोची कि इन्हीं पैसों से वो अपना भी खुद का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लिया करेगा। उसे अपने घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे चलकर तो उसकी जॉब लग जाएगी और उसके बाद उसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। यही बातें वो सोचा करता था, लेकिन जहां पर कैंपस में उसे रूम मिला हुआ था वहां पर वो अकेला उस रूम में नहीं रहा करता था, जबकि उसका एक पार्टनर भी था। उसके पार्टनर का नाम कहीम अरबेलो था, जो कि एक नारकोटिक्स डीलर था। अभी तक जोसे को इस बारे में नहीं पता था और वो नॉर्मली यही बात सोचा करता था कि ये बंदा भी मेरी तरह यहाँ पर कोई ना कोई काम सीखने के लिए आया होगा और बाद में इसकी भी यही इच्छा होगी कि कल को इसकी नौकरी लग जाए और उसके बाद ये भी अपनी परिवार की मदद कर पाए। लेकिन अरबेलो को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था, जबकि वो तो वहां पर ड्रग्स बेचा करता था और इन्हीं सब चीजों से वो अपनी कमाई किया करता था। इसके अलावा अरबेलो के काफी सारे और भी दोस्त थे जो कि अक्सर उनसे उनके रूम पर मिलने के लिए आए रहा करते थे और उनमें शामिल थे जोनाथन लुक्स, क्रिस्टीन कोलोन, जोसेफ माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड डेज़िराई स्ट्रिकलैंड। जोसे को इस बारे में नहीं पता था कि उसके रूममेट के ये सारे के सारे दोस्त यहाँ पर जो उससे मिलने के लिए आते हैं, इनका अगर कैंपस में देखा जाए तो काफी ज्यादा रूड बर्ताव रहता है और यही कारण है कि आम बच्चे तो बच्चे, इनसे टीचर्स भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और अरबेलो के साथ साथ जितने भी उसके दोस्त थे, उन लोगों को जब इस बारे में पता चलता है कि एक मासूम सा बच्चा इसका रूममेट बन चुका है, वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और काफी ज्यादा मासूम किस्म का है, तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने प्लानिंग बना ली थी कि ये बंदा बाहर जाकर आइसक्रीम वगैरह बेचता है तो थोड़े बहुत इसके पास पैसे जरूर होंगे और ये हमारा थोड़ा बहुत खर्चा तो निकाल ही देगा। और उसके बाद उन लोगों ने जोसे से भी दोस्ती बढ़ाना शुरू किया और इसी तरह आगे चलते चलते एक दिन ऐसा आया जब उन लोगों ने जोसे से ये बात कही कि उन्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है। जोसे ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, और उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम अपना दोस्त होने का हमें दावा करते हो, लेकिन हमारी मुसीबत में मदद तक नहीं कर सकते। जरा दिखाओ तो कि क्या तुम्हारे पास सच में ही पैसे नहीं है। जोसे ने काफी सारे पैसे इस तरह इकट्ठा कर रखे थे बाहर आइसक्रीम वगैरह बेचकर, ताकि वो अपने घर वालों की मदद कर पाए। लेकिन जब उसके पास से ये पैसे निकलते हैं तो उन लोगों ने ये बात कहनी शुरू की कि ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हमारा दोस्त बना हुआ है, ये हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता। और इसी तरह करके उसके सारे के सारे पैसे वो लोग छीन लेते हैं। दोस्ती तो इन लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ नाम की थी ताकि आराम से वो लोग बात कर सकें और दूसरी तरफ उससे उसके पैसे छीन सकें। लेकिन इसके अलावा उन लोगों ने जोसे को पीटने में और उसका हरासमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और उसके बाद टाइम आया 28 जुलाई 2015 का, जब जोसे अपने कैंपस से बाहर जाने की परमिशन लेता है कि वो करीबन आधे घंटे बाद ही वापस आ जाएगा। वो दोपहर को आधे घंटे का नाम लेकर गया था, लेकिन अब टाइम हो चुका था शाम के 6 बजे का। और इतना ज्यादा लेट हो जाने के बाद और जोसे के वापस ना आने के कारण उसके कैंपस वालों ने उसके घर परिवार वालों के पास फोन किया और उसके पिता ने जब फोन उठाया तो उनसे उन्होंने एक ही बात पूछी कि क्या जोसे घर पर आया है। उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं सर, वो तो कैंपस में आप लोगों के पास ही रहता है, वो घर पर नहीं
नहीं आया। तो उसके कैंपस वालों ने ये बात बताई कि वो आज दोपहर को लगभग आधे घंटे का नाम लेकर कैंपस से बाहर गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। ये बात सुनकर उसके पिता काफी ज्यादा शॉक्ड हुए और उन्होंने ये बात कही कि वो हमारे पास तो नहीं आया और वापस कैंपस में भी नहीं आया है, तो आखिरकार वो कहाँ पर गया होगा। उसके कैंपस वालों ने कहा कि हो सकता है उसके बाहर दोस्त हों, उनके पास वो चला गया हो, तो क्या आप उसके किसी दोस्त को जानते हैं? तो उसके पिता ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं उसके बाहर ही किसी दोस्त को नहीं जानता, और इसके साथ साथ ये बात भी मैं जानता हूँ कि बाहर उसका कोई दोस्त है ही नहीं। और उसे कैंपस से बाहर जाए हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तो उसके पिता सीधे के सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि उनका बेटा कुछ इस तरह का नहीं है कि बाहर चला जाए और उसके बाद काफी देर तक लौटे ही ना, लेकिन आज वो कुछ इस तरह से बाहर गया था और उसके बाद अभी तक लौटा ही नहीं है। तो पुलिस वालों ने जोजे के बारे में पूरी जानकारी उससे लेनी शुरू की और आखिर में यही बात उनके घर वालों से कही कि अब ये लड़का 17 साल का है, हो सकता है बाहर उसकी कहीं पर दोस्ती हो गई हो और हो ना हो वो रात तक वापस लौट आएगा। लेकिन उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब हम हमारे बच्चे को बड़े ही अच्छे से जानते हैं, वो इस तरह का नहीं है कि बाहर जाकर घर वालों को भूल जाए, इस बात को भूल जाए कि वो बाहर क्यों आया था और किस टाइम तक उसे वापस जाना है। तो पुलिस वालों ने कहा कि आपका बच्चा जब गायब हुआ है तो उस घटना के 72 घंटे बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। जोजे के पिता ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारा बच्चा इस तरह का नहीं है कि वो बाहर जाकर इस तरह के काम करे और उसके बाद वापिस ही ना आए। हम लोगों को पूरा शक है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो प्लीज आप लोग ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो। लेकिन पुलिस वालों ने उस टाइम साफ इनकार कर दिया। तो उसके पिता वापस आते हैं और कैंपस में जाकर उसके टीचर्स से मिलते हैं और इसके साथ साथ जितने भी उनके जान पहचान वाले थे जो कि जोजे को बड़े ही नजदीक से जानते थे, उन सभी को लेकर वो लोग खुद ही तलाश करनी उसकी शुरू कर देते हैं। होजे के माता पिता, उसके टीचर्स, भाई बहन सारे के सारे उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका अता पता कहीं पर नहीं मिलता। उसके घर वाले भी इस बात की हार नहीं मानते और वो लगातार उसे ढूंढते रहते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते उन लोगों को लगभग 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी भी जोजे के बारे में ना तो उनके घर वालों को कुछ मिला था और ना ही उसके टीचर्स को। अभी भी सर्च जारी था। उन लोगों ने शहर में मौजूद जितनी भी जगह थी जहां पर उन्हें अंदाजा था कि जोजे जा सकता है, उन सारी जगहों पर जाकर छानबीन कर ली थी और अब जगह रह गई थी शहर के पास ही मौजूद एक वीरान जंगल। तो जोजे का भाई फ्रेडिस उस तरफ भी जाता है और अपने माता पिता को वो बताकर जाता है कि यहाँ पर अगर वो नहीं मिल रहा है तो हो सकता है किसी ने उसे बंदी बना लिया हो, हम लोगों को इस जंगल के अंदर भी जाकर उसे देखना चाहिए। उसका भाई जब उस जंगल में जोजे को ढूंढ रहा था तो वो काफी ज्यादा अंदर उस जंगल के चला जाता है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका भाई तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह जरूर मौजूद है जहां पर किसी ने लगता है कोई ना कोई चीज जलाई है। तो वो उस जगह के पास भी जाता है और उसके दिमाग में और दिल में ये बात तो अब बैठ ही चुकी थी कि 2 दिन उसके भाई को ढूंढते हुए हो चुके हैं, तो हो ना हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई घटना घट चुकी हो। तो वो हर एंगल से इस बात को सोच रहा था कि मैं अपने भाई को कहां पर ढूंढ सकता हूं। वहीं पर उसने जमीन का एक ऐसा हिस्सा भी देखा जहां पर मानो पहले तो मिट्टी को खोदा गया हो और उसके बाद उसे दोबारा से भर दिया हो। वो उस गड्ढे की तरफ भी जाता है और इसके साथ साथ अपने भाई को वो काफी सारी आवाजें भी लगाता है, लेकिन उस टाइम उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। जहां पर उस आग लगी जगह के पास ही जहां पर वो मिट्टी खुदी हुई थी उसके जस्ट साइड में ही वो अपने भाई जोजे का एक जुराब देखता है। ये चीज देखते ही होजे का भाई तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देता है और इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में बताता है कि एक ऐसी जगह मिली है जहां पर उसके भाई की जुराब पड़ी हुई है। तो उसकी पूरी फैमिली वहां पर आ जाती है और इसके साथ साथ पुलिस वाले भी वहां पर आ पहुंचते हैं। अब पुलिस वाले वहां पर आते हैं और उस बॉडी को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ जोजे की फैमिली का अब काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था कि जुराब तो उनके लड़के की ही है, लेकिन इस बात पर वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये लड़का भी उन्हीं का होगा और वो लोग सिर्फ एक ही प्रे कर रहे थे कि उनका बच्चा जहां पर भी हो सही सलामत हो और ये उनका बच्चा ना हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उनका पूरा का पूरा परिवार दहल गया, क्योंकि ये कोई और नहीं जबकि जोजे ही था। और जिस तरह की वो रिपोर्ट आई थी वो और ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें साफ साफ लिखी हुई थी कि कितने बुरे तरीके से पहले तो इसे पीटा गया है, बाद में इसे जिंदा ही दफना दिया गया होगा, क्योंकि जिस तरह की इसकी बॉडी मिली है उससे यही बात पता चलती है कि जिस टाइम इसे वहां पर दफनाया गया था उस टाइम ये जिंदा था। हम लोग इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा
लगा सकते कि जोजे ने अपनी लाइफ के आखिरी टाइम को कितने बुरे तरीके से सहन किया होगा। उसके परिवार वाले अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और उसके पिता का, उसकी माता का एक ही कहना था कि हम लोग यहाँ पर अपने देश को, अपने शहर को छोड़कर इसलिए आए थे ताकि हमारी फैमिली सेफ रहे, सुरक्षित रहे और इसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा घट जाता है। होजे के भाई ने एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया ताकि वहाँ पर वो थोड़े पैसे इकट्ठा करके होजे का अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके और उसी के नीचे उसने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि आखिरकार उसके भाई के साथ क्या हुआ और आखिरी टाइम में उसको कितने बुरे तरीके से उसके कातिलों ने मार डाला। अब पुलिस अपने काम पर लग जाती है और उसके कातिलों को पुलिस ने जल्द से जल्द अपनी हिरासत में भी ले लिया क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इनके कातिल कौन हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये सब क्यों किया और किस तरह से किया, इन सभी चीजों को डिटेल से जानने के लिए पुलिस अभी भी उनके ऊपर दबाव बना रही थी। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी ऐसा पुलिस वालों को नहीं बताया जिससे पुलिस इस बात का अंदाजा लगा सके कि आखिरकार उन लोगों ने जोजे की जान क्यों ली। इन लोगों की एक पहले भी काफी ज्यादा लंबी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है और अब देखा जाए तो जोजे उसका रूममेट था। तो पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि उन्हें मारने वाला कोई और नहीं जबकि उसका रूममेट ही है और उसके साथ साथ उसके वो सारे के सारे दोस्त जो कि वहां पर उसके रूम पर उससे मिलने के लिए आया करते थे। पुलिस उन चारों लड़कों और उस लड़की को पकड़ लाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब उस लड़की स्ट्रैकलैंड से पूछताछ की जा रही थी तो उसने काफी ज्यादा अडंबर मचाना शुरू कर दिया और ये बात चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस लड़के की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बार उससे मिली जरूर थी लेकिन उसके कत्ल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। You sit down, I'll come in the room. Give me my dad. Get up. I'm gonna leave because you're acting violent. Okay, and I don't want your problems. Okay, calm down. I'm gonna explain to you what's going on. Like I told you, you're under arrest. I haven't done anything though. Listen to me. You haven't waived your rights. Okay, so I'm not Okay, I have you, but I haven't done anything. I promise I didn't do nothing. You want to talk to me? You gotta I'll talk to you, go but get your hand up one, and you gotta explain to me what your mother was. I didn't do anything. I did not kill that boy. I promise. I never accused you of anything. Daddy arrested me for murder, but I didn't do anything. I'm gonna look at your rights. If you're really telling me your side of the story, I'll listen to it. You got an agreement? But that means I'm gonna have to take off your cuffs. I didn't do nothing. I didn't do anything. Listen to me. Are you willing to talk to me? I look at your rights. If I take off your cuffs, you're not gonna shove me. You're not gonna hurt me. He's not hurting me. Okay, you promise? All right. Give me a second. वो लड़की तो इस बारे में नहीं बता रही थी लेकिन इस ग्रुप का जो मेन लीडर था, जब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उसने सारी की सारी चीजों की हाँ भर ली और उसने सारी बातें बताई कि आखिरकार क्या हुआ था। उसने बताया कि वो एक ड्रग्स डीलर है, वो काफी तरह के ड्रग्स बेचता रहता है। तो जैजो ने भी उससे ड्रग्स ली थी लेकिन वो उसके पैसे नहीं लौटा रहा था, जिसके कारण उन लोगों ने काफी बार तो उसे धमकाया। लेकिन फिर भी उसने जब उसे पैसे नहीं दिए तो आखिरकार उन लोगों ने प्लानिंग बनानी शुरू की कि आखिरकार किस तरह से वो लोग इसकी जान लेंगे। उन्होंने इसकी जान लेने की प्लानिंग लगभग 2 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी थी और उसके बाद उनकी टीम का एक बंदा पहले ही जाकर उस जंगल में झाड़ियों में एक चाकू छिपाया आता है और उसके बाद टाइम आया 28 जुलाई का, जब जोजे कैंपस से बाहर निकलता है। कुछ एक सामान शायद शॉपिंग करने के लिए वो गया होगा और वहीं पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद वो लोग उसी जंगल में उसे लेकर गए। वहां पर ले जाने के बाद वो 5 ही लोग वहीं पर मौजूद थे और जो लड़की अब ये बात बोल रही है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था, वो भी वहीं पर थी। वो लोग वहां पर उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं, काफी ज्यादा पीटते हैं और इसी मारा पीटी के बीच ही वो लड़की थोड़ा साइड में चली जाती है। उसे भी नहीं पता था कि वो किस लिए गई थी, लेकिन जब तक वो वापिस आती तब तक उन लोगों ने उसे चाकू मारना शुरू कर दिया था और उस टाइम वो लड़की इस बात से काफी ज्यादा नाराज भी हो गई थी कि उसके बिना ही उन लोगों ने इस तरह इतने बुरे तरीके से उसे चाकू मारना क्यों शुरू कर दिया। वो नाराज भी हो गई थी और उसे
मनाने के लिए उन लोगों ने फिर से उसे चाकू मारना शुरू किया और उसे यही बात कही थी कि पुरानी वाली भूल जाओ, मान लो अभी से हम लोग इसे चाकू मार रहे हैं। और ये इसी तरह चाकू मारते हैं और आखिरकार उन लोगों ने उसे वहीं पर मिट्टी में दबा दिया। और ये सारी चीजें जब हो चुकी थी तो उन लोगों ने उसके सारे के सारे कपड़ों को निकाला और उसे वहीं पर साइड में डालकर जला दिया और जोजे को वहीं पर दफना दिया। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब वो लोग जोजे को दफना रहे हैं, लेकिन उसकी सांसें चल रही है। ये सारी चीजें करने के बाद उसके कपड़े भी जल चुके थे, उसे दफना भी दिया जा चुका था। उसके बाद बाकी सारे लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिगलैंड वहीं पर रुकते हैं और वहीं पर जहां पर अभी अभी एक लड़के की उन लोगों ने जान ली थी वहीं पर संबंध बनाने लगते हैं। अब सभी लोगों को पकड़ा जा चुका था, एक एक करके उनके ट्रायल चल रहे थे। सभी लोग आकर ये बात भी बता रहे थे कि उन लोगों ने क्या क्या वहां पर काम किए थे, लेकिन अभी भी वो लड़की स्किटलैंड इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो वहां पर मौजूद थी और वो लगातार एक ही बात बोल रही थी कि उसको इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वो तो वहां पर थी ही नहीं। लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे उनके दोस्तों से मिलवाया और उसकी पूरी कहानी बताई कि इस बारे में तुम्हारे दोस्तों ने हमें बताया है, तो वो कुछ भी नहीं बोली और उसे समझ आ चुका था कि अब वो पकड़ी जा चुकी है। जब इन सभी लोगों के ऊपर केस चल रहा था तो इस टीम का मेन मेंबर था कहीम। उसकी दादी को जब इस बारे में पता चलता है कि उसके पोते ने कुछ इस तरह का काम कर दिया है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है। उसने आकर कोर्ट में ये बात कही कि उसने अपने पोते का काफी ज्यादा ख्याल रखा क्योंकि उसके पिता की बचपन में ही उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी माँ को इसी तरह एक गैंग ने मार दिया था। तो उसी दिन उसकी दादी ने ये बात सोची थी कि वो अपने पोते का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखेगी और उसे किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी और इस तरह की लड़ाई झगड़ों से तो वो उसे काफी ज्यादा दूर रखेगी। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जिसे वो बड़े ही आराम से पाल रही है वो आगे चलकर बिल्कुल उसी तरह किसी न किसी की जान ले लेगा जिस तरह की उसकी माँ की एक दिन किसी गैंग मेंबर ने ली थी। इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है जहां पर जज ने जब इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ा तो उन्होंने एरवेलो, जोनाथन और क्रिस्टन को उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन जोसेफ ने इस केस के बारे में पुलिस वालों को काफी सारी डिटेल दी थी और इस केस को सोल्व करने में काफी ज्यादा मदद की थी। तो कोर्ट ने यही बात कही कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए जेल जाना होगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जोसेफ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जनाब मेरे सारे के सारे दोस्तों को उम्र कैद की सजा मिली है तो मैं बाहर क्या करूंगा और मुझे भी इनके साथ ही जाना है। जिसके बाद जज भी कुछ ज्यादा तो समझ नहीं पाया और उसे भी उम्र कैद की सजा ही दे दी और आखिर में उन पांचों को ही जेल भेज दिया गया। टाइम 1988 का था जब एक वेट्रेस एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी कि तभी उसके सीने में जोर का दर्द होता है और वो अपने सीने को पकड़ते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर जाकर वो हाथ धोती है, अपना मुंह धोती है और उसके बाद वहीं पर कुछ एक देर के लिए बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ना तो उसने कोई भारी काम किया है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाए। लेकिन बैठे बैठाए जब वो आराम से अपना काम कर रही थी तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और ये लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि ये जरूर हार्ट अटैक है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये घटना उसके लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले ही मुझे अंदाजा हो चुका है कि आप लोगों ने लाइक बटन दबा दिया होगा और अगर नहीं दबाया है तो जाकर उसे दबाओ क्योंकि आज के टाइम में एक नया फीचर यहाँ पर आ चुका है जिसमें अगर हम लोग लाइक बटन को दबाते हैं तो वहां पर काफी सारे स्टार्स आप लोगों को नजर आएंगे और यकीन नहीं होता तो आप लोग ही इसे चेक कर लीजिए। और इसके साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर भी मौजूद है तो उसे भी एक बार जरूर दबा दीजिएगा। और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इस कहानी को आखिर तक सुन लेने के बाद हम लोग ये बात आराम से कह पाएंगे कि पैगी कार की जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी क्योंकि इसका जन्म 1947 में सेंट्रल फ्लोरिडा के एक छोटे से गांव में हुआ था। लेकिन जैसे ही इसका जन्म हुआ तो इसके माता पिता को काफी सारी दिक्कतें चल रही थी उस टाइम और उन्हीं के कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। लेकिन अभी इसकी उम्र काफी ज्यादा छोटी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी 8-10 साल की ही हुई होगी तो उसने वहां आसपास में मौजूद छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया क्योंकि इसके दोनों ही माता पिता आज के टाइम में बीमार हैं। तो इसको अपने घर का खर्चा निकालने के लिए, वैसे तो इसके माता पिता भी काम किया करते थे
थे, लेकिन जितना भी पैसा वो लोग कमा पाते, अपनी खराब तबीयत से उनके घर का खर्चा नहीं निकला करता था। तो पैगी ने ये बात सोची कि जिस भी तरीके से वो अपने माता पिता की मदद कर पाए उसे करनी चाहिए। तो वो वहीं आसपास में छोटे मोटे काम धंधे करने लगी, और इसके साथ जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो वो वहां आसपास में मौजूद जो रेस्टोरेंट मौजूद थे वहां पर जाकर काम उसने करना शुरू कर दिया। वैसे तो उसे अभी भी ज्यादा पैसे वहां पर नहीं मिला करते थे, लेकिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। अगर वो थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहती है तो उसे नाइट शिफ्ट करनी होगी उन सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर जो कि रात के टाइम भी खुले रहते हैं। तो पैगी इस बात से भी पीछे नहीं हटती है और वो उन ग्रोसरी स्टोर पर रात के टाइम भी ड्यूटी देने लगी। वहां से काफी अच्छे उसे पैसे मिल रहे थे, अच्छे से बस उनकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी जान का खतरा भी बना रहा करता था, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर की उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ पर रात के टाइम काफी सारे शराबी सामान खरीदने के लिए आया करते थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारे लुटेरे भी रात के टाइम घूमा करते थे। लेकिन पैगी कभी भी इस बात से हिम्मत नहीं हारती है, और वो अपने आप को सामने वाले के सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश किया करती थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बातें किया करती थी, और सामने वाला बंदा भी यही सोचा करता था कि इसे बच्चा समझने की वो गलती बिल्कुल भी ना करे। उसके साथ काम करने वाले उसके सारे के सारे कोवर्कर अच्छे से जानते थे कि ये लड़की पैसे को लेकर कितनी ज्यादा मेहनत यहाँ पर कर रही है, और उसके साथ हमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी पैगी अपने काम पर किसी से ज्यादा बातें नहीं किया करती थी। जिसको भी उसकी मदद की जरूरत होती वो फटाक से वहां पर पहुंचकर उसकी मदद किया करती थी, और सारे ही कोवर्कर उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। पैगी अभी तक अपनी टीनेज में आ चुकी थी, और वो हद से ज्यादा सुंदर थी, जिसके चलते काफी सारे लड़कों ने उसे प्रपोज किया। लेकिन पैगी ने कभी भी उन लड़कों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और उसके दिमाग में सिर्फ एक यही बात चल रही थी कि उसे अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना है, जिसके चलते वो अपने काम पर ही ध्यान देती। लेकिन एक लड़का ऐसा भी उसकी जिंदगी में आया जिसे देखकर वो भी पूरे तरीके से इम्प्रेस हो गई, और वो उसके प्रपोजल को इनकार नहीं कर पाई। ये दोनों ही अपने माता पिता से जाकर ये बातें कहते हैं, और आखिर में इन दोनों की शादी हो जाती है। टाइम बीतने के साथ साथ पैगी के 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चे काफी ज्यादा होनहार थे, वो अपने स्कूल वगैरह में जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम और ज्यादा बीतता है तो पैगी और उसके पति के बीच काफी सारी लड़ाइयां होने लगी थी, और 1980 आते आते ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज का टाइम कुछ ऐसा था कि पैगी अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती वो उन्हें लाकर दिया करती थी, भले ही उसे अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ओवर टाइम ही क्यों न करना पड़े। जब भी वो बाहर जाती, अपने रेस्टोरेंट में होती, तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आया करती थी। लेकिन जब भी वो वापस घर पर आती तो उसके तीनों ही बच्चे ये बात देख सकते थे कि उनकी माँ अंदर से कितनी ज्यादा निराश है। वो बाहर से सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है हंसने का, ताकि सामने वाले को यही लगे कि पैगी अंदर से काफी ज्यादा खुश है। लेकिन असल में वो सिंगल मदर थी, और अपने बच्चों का ध्यान रखते रखते वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, और लगातार उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। वैसे वो अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करती थी, यही कारण था कि उसने अपने बच्चों को कभी भी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि उनकी माँ कितनी ज्यादा परेशान है। लेकिन वो बच्चे अपनी माँ को देखकर ये बात समझ जाया करते थे कि उनकी माँ को सच में ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने काफी बार अपनी माँ से ये बात की कि उन्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। उनकी माँ इस बात को टाल देती और उसके बाद अपने काम पर चली जाया करती थी। इसी तरह टाइम बीतता रहता है, लेकिन 1987 आते आते पैगी की मुलाकात एक आदमी से होती है, और ये दोनों जब आपस में बैठकर कुछ एक देर तक बातें करते हैं तो पूरे तरीके से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उस आदमी को पता चलता है कि पैगी की पहले ही शादी हो चुकी थी, इसका डिवोर्स हो चुका है, इसके घर पर इसका एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। लेकिन इस बात से उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पैरी एरन कैर नाम के इस आदमी का भी कुछ एक दिनों पहले ही डिवोर्स हुआ है, और इसके बच्चे भी यही बात अपने पिता से कहते हैं कि आप अकेले कितने दिनों तक रहेंगे, आपको शादी कर लेनी चाहिए। पैगी और एरन काफी देर तक यूं ही बैठकर बातें करते हैं, और उन लोगों को जब ये बात लगने लगी कि हाँ ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल फिट हैं, तो उन लोगों ने ये बात कही कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। पैगी अब बार बार एलन से मिलने लगी थी, और जब से वो उससे मिली थी काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। जब पैगी वापस अपने घर पर जाती है एक दिन, तो उसके बच्चों ने ये बात पूछी कि आजकल मोम आप कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं, आखिरकार इस खुशी का राज क्या है। तो पैगी ने आज सारी की सारी वो बातें एरन के बारे में अपने बच्चों
बच्चों को बताई। बच्चे भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि उनकी मोम पिछले काफी दिनों से इतनी ज्यादा तंग रहती थी। चलो आखिरकार इन्हें एक ऐसा पार्टनर मिल चुका है जिसके साथ ये काफी ज्यादा खुश हैं। एलन वहीं पास में ही मौजूद एक केमिकल फैक्ट्री में काम किया करता था और उसकी सैलरी काफी अच्छी थी। और जब इन दोनों ने आपस में बैठकर बातें की तो ये बात फाइनल हो गई कि अब ये लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन एलन ने ये बात कही कि ये तो वहां पर नहीं आ सकता जहां पर कि आज के टाइम में पैगी रहती है, क्योंकि वहां से इसकी जो केमिकल फैक्ट्री है वो काफी ज्यादा दूर है। वैसे यहाँ पर भी काफी सारी ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहां पर कि पैगी अपना काम कर सकती है। तो पैगी इस बात के लिए राजी हो गई और पैगी अपने तीनों ही बच्चों को लेकर एलन के घर पर जा पहुंचती है। एलन के घर पर आज तक एलन रहा करता था, उसके 2 बेटे थे, लेकिन जब से ये परिवार यहाँ पर आया था इस परिवार की कुल संख्या बढ़कर 7 हो चुकी थी। अब जैसे ही इस घर में इतने सारे लोग आते हैं तो ये पूरा दिन यहाँ पर शोर शराबा रखा करते थे, बातें करते रहा करते थे, खेलते कूदते रहा करते थे, क्योंकि इस घर में आज के टाइम में 5 बच्चे हो चुके थे। वो लोग एक दूसरे के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश थे और अगले कुछ एक दिनों तक हंसी खुशी वो लोग यूं ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। लेकिन इस घटना को बीते हुए अभी कुछ एक दिन ही हुए होंगे कि इन दोनों के बीच भी फिर से लड़ाई होने लगती है, जिसका खास कारण ये था कि उनके टाउन में ये अफवाह फैल रही थी कि एलन का अपनी जो पुरानी प्रेमिका थी उसके साथ फिर से चक्कर चलने लगा है और ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। एरन ने पैगी से ये बात इनकार की कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन पैगी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो लगातार बार बार एरन से इस बारे में लड़ाई किया करती थी कि जो तुम मुझे धोखा दे रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब भी इन दोनों के बीच लड़ाई होती तो पैगी के बच्चे अपनी माँ की साइड लिया करते थे और एरन के बच्चे अपने पिता की साइड। इन दोनों के बीच अब लड़ाई होना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन ये लड़ाई कभी भी इस हद तक नहीं पहुंची कि वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन अब तक टाइम अक्टूबर 1988 का आ चुका था। इनके शादी को लगभग 7 महीने के आसपास हो चुके थे कि एरन ने सुबह उठकर पैगी से ये बात कही कि वो अपनी गाड़ी को लेकर शिकार खेलने के लिए जा रहा है। उस दिन भी इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके कारण पैगी ने ये बात गुस्से में उससे कही कि ठीक है, जहां पर भी वो जाना चाहे जा सकता है, रात को खाने पर मिलते हैं। जिसके बाद इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की और एरन अपनी गाड़ी उठाकर शिकार के लिए चला जाता है। कुछ एक देर बाद ही पैगी और उसकी बेटी रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पैगी के साथ साथ इसकी बेटी भी वहीं रेस्टोरेंट पर काम करने लगी थी ताकि ये लोग घर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएं। दिन का टाइम हो चुका था, पैगी अपने काम पर बड़े ही अच्छे से काम कर रही थी कि तभी पैगी को ये बात महसूस होती है कि लगातार उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। वो वहीं पर एक चेयर पर बैठ जाती है और उसके बाद 2-3 लंबी लंबी सांसें लेती है, लेकिन उसे ये बात फील होने लगी कि उसकी जो हार्ट बीट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसे ये बात लगने लगी कि हार्ट बीट तो आमतौर पर तब बढ़ती है जब हम लोग कुछ ज्यादा ही हैवी सामान उठा लें, ज्यादा भाग दौड़ का काम कर लें, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठाए उसकी हार्ट बीट क्यों बढ़ने लगी। तो वो यूं ही सोचते सोचते अंदर वॉशरूम में जाती है, वहां पर जाकर मुंह पर थोड़े से पानी के छिपके मारती है और उसके बाद हाथ अच्छे से धो लेने के बाद वहीं पर मौजूद बाथरूम की सीट पर जाकर वो बैठ जाती है और वहीं पर बैठे बैठे लंबी लंबी वो सांस लेने लगती है। अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। लगातार उसकी हार्ट बीट फिर भी बढ़ती जा रही थी। तो वो वहां से बाहर निकलती है। बाहर रेस्टोरेंट में आकर उसने अपनी बेटी से ये बात कही कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है, लगातार उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। उसे ये बात लग रही है कि जरूर उसे हार्ट अटैक आया होगा। ये बात सुनते ही उसकी बेटी, जो कि यहाँ पर उसके साथ ही काम किया करती थी, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसने ये बात कही कि फिर तो आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए, लेकिन पैगी ने इनकार कर दिया कि हो सकता है ये वैसे ही मुझे लग रहा हो, मैं बस घर पर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो पैगी की बेटी भी इस बात के लिए मान जाती है और उसने ये बात कही कि आप जैसे ही घर पर पहुंचती हैं ये बात जरूर मुझे बताइएगा कि आप ठीक हुई है या नहीं, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपके पास कॉल करती रहूंगी। अगर आपको नींद आए तो आराम से आप सोते रहिएगा, जरूरी नहीं कि आप फोन उठाएं। तो आप जस्ट घर पर चले ही जाइए, यहाँ पर जितना भी काम धाम मुझे संभालना होगा मैं संभाल लूंगी। और उसके बाद पैगी अपने मैनेजर को बताकर वापिस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन घर पर पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी। तो वो घर पर पहुंचकर गर्म पानी पीती है और उसके बाद जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है
और शाम तक वो वहीं पर लेटी रहती है। शाम को जैसे ही उसके बच्चों की छुट्टी होती है तो वो सारे ही घर पर जब वापस आते हैं तो उन्होंने आकर देखा कि पैगी अपने बेड पर उल्टी लेटी हुई है। वो बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, मानो उसके पेट में दर्द हो रहा हो। तो पैगी का बेटा उसके पास जाकर ये बात पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, और जैसे ही उसने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि पैगी का मुंह पूरे तरीके से लाल हो चुका है, उसका जबड़ा काफी तेजी से बंद हो चुका है, दांत वो पीस रही है, और इसके अलावा उसे देखकर ये लग रहा है कि इसे तो काफी ज्यादा तेज बुखार हो चुका है। तो उसने अपनी माँ से ये बात पूछी कि आपको ये सब क्या हुआ और अभी तक आप यहीं पर क्यों लेटी हुई हैं, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। तो पैगी की माँ उठकर बोलने की कोशिश करती है और ये बात कहती है कि पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, ज्यादा कुछ मैंने काम भी नहीं किया था, लेकिन इसके अलावा मेरी लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है, और अगर रात तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम लोग हॉस्पिटल जरूर चले जाएंगे। उसके बेटे ने कहा कि शाम तक नहीं, जबकि आपको हॉस्पिटल अभी जाना चाहिए, लेकिन पैगी ज्यादा उस टाइम नहीं बोलती है और वापस लेट जाती है, और उसने ये बात कही कि मुझे अभी आराम करना है। तो पैगी के बेटे ने कहा कि मैं बाहर ही मौजूद हूँ, अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। कि इसी टाइम एलन भी वहां पर आ पहुंचता है, और एलन के गाड़ी खड़ा करते ही जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो पैगी का बेटा उसके पास जाता है और उसने सारी की सारी हालत पैगी के बारे में एलन को बताई। एलन ने कहा कि ज्यादा तुम चिंता मत करो, उसे बुखार वगैरह हो गया होगा, और रात का जो हम लोग डिनर करने वाले हैं तब तक वो ठीक हो जाएगी, और डिनर हम लोग साथ ही करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही एलन अपने कमरे में पहुंचता है, वहां पर साइड में लेटे हुए उसने पैगी को देखा तो उसे पता चलने लगा कि इसकी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है, और उसने तुरंत पैगी के बेटे को आवाज लगाई और उसने ये बात कही कि हमें तुरंत पैगी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तुम मेरी इसे उठाने में मदद करो, हम लोग गाड़ी में इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। पैगी का बेटा बिल्कुल तैयार था इस चीज के लिए, और कुछ एक देर बाद ही एलन पैगी को अपनी गोद में उठाता है, उसके बाद अपनी गाड़ी में ले जाकर उसे बैठा देता है, और उसके बाद तुरंत वो लोग हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाते ही पैगी को फिर से उसने अपनी गोद में उठाया और इमरजेंसी रूम में वो उसे लेकर गया। वहां पर जाकर उसने ये बात डॉक्टर्स से बताई कि जब तक मैं वापस अपने घर पर आया पैगी कुछ ऐसी हालत में थी। डॉक्टर्स ने उसके बेटे से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी यही कहा कि जब वो यहाँ पर आया अपनी माँ के पास, उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। पैगी से उन लोगों ने पूछने की कोशिश की, लेकिन पैगी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ भी बता पाए, जिसके चलते एलन वापस उनके रेस्टोरेंट जा पहुंचता है और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल आ पहुंचता है। और वहां पर आने के बाद उसकी बेटी ने भी यही बातें बताई कि उसकी माँ अच्छे से रेस्टोरेंट में काम कर रही थी कि उसी टाइम अपनी बेटी को ये बात बताई कि उसकी दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, अगर वो घर पर जाती है थोड़ी देर आराम करती है तो शायद वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स दूसरी तरफ उसका इलाज कर ही रहे थे और काफी सारे उन्होंने तब तक उसके टेस्ट भी करवा लिए थे, बस उनका रिजल्ट आना बाकी था। घर वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार पैगी के साथ क्या हुआ, जिसके चलते डॉक्टर्स अब वेट कर रहे थे पैगी के टेस्ट का रिजल्ट आने का। लेकिन उसके सारे ही टेस्ट जितने भी डॉक्टर्स ने किए थे वो सभी नॉर्मल आ रहे थे, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे समस्या क्या है। और जिस भी तरह की वो लोग उसकी मदद कर सकते थे, अलग अलग दवाइयां देकर वो उसकी कर रहे थे। और करीबन 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रह लेने के बाद पैगी की तबीयत ठीक होने लगती है। 3 दिन बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। वो लोग उसे लेकर वापस घर पर आ जाते हैं, और पैगी की बेटी ने ये बात कही कि अभी आपको जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाती काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। पैगी वहीं पर घर पर रहती है। सारे ही लोग अपने अपने कामों में अब बिजी हो चुके थे, लेकिन जैसे ही इस घटना को बीते हुए 24 घंटे बीतते हैं, पैगी को यहाँ पर अपने घर पर आए हुए हॉस्पिटल से 24 घंटे होते हैं, उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। अब घर पर बैठकर सारे ही लोग ये बात सोच रहे थे कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार पैगी के साथ क्या हुआ है, तो हम लोग अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है। पैगी अगले 1 हफ्ते तक यूं ही बीमार रहती है, क्योंकि उसके घर वालों का ये मानना था कि हो सकता है पिछली बार जैसे ये ठीक हो गई थी हॉस्पिटल में, अब की बार ये घर पर ही ठीक हो जाए। तो
वो लोग लगभग 1 हफ्ते तक उसे घर पर ही रखते हैं, लेकिन फिर भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो सारे ही डॉक्टर समझ चुके थे कि ये तो वही पेशेंट है जिसकी बीमारी पिछली बार भी हमें समझ में नहीं आई थी। पैगी अब लगातार डॉक्टर्स से ये बात कह रही थी कि उसे ये फील हो रहा है कि मानो उसके पूरे के पूरे शरीर में आग लग चुकी हो, अंदर उसके आग लगी हुई हो और दूसरी तरफ उसे सर्दी लग रही है। उसका मुंह भी अब काफी ज्यादा लाल हो चुका था, उसकी हार्ट बीट हद से ज्यादा तेज चल रही थी और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। कि उसी टाइम वहां पर एक न्यूरोलॉजिस्ट भी आ जाता है और उसने जैसे ही पैगी की ऐसी हालत को देखा तो उसे याद आने लगा कि जब वो अपने कॉलेज टाइम में था, एक्सपीरियंस इन सारी चीजों का कर रहा था, ट्रेनिंग अपनी ले रहा था, उसी टाइम बिल्कुल इसी तरह का एक केस और सामने आया था और हो सकता है यहाँ पर भी वही वाली दिक्कत चल रही हो, जिसके चलते उसने बाकी डॉक्टर्स से ये बात कही कि इस महिला का एक स्पेसिफिक ये टेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस महिला को यही प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही पैगी का ये टेस्ट किया जाता है तो एक दिन बाद ही रिजल्ट पॉजिटिव आता है और उस डॉक्टर ने ये बात कही कि इस महिला ने एक स्पेशल तरह का केमिकल खा लिया है, वो केमिकल जो कि एक जहर के रूप में भी काम करता है। लेकिन जब तक इस टेस्ट का रिजल्ट आता, इस घर के दोनों बेटे, एक तो पैगी का बेटा, दूसरा एरिल का बेटा, इसी तरह बीमार हो चुके थे और उन्हें भी इसी हॉस्पिटल में इस टाइम एडमिट किया गया था। और जैसे ही ये दोनों बीमार होते हैं तो इनका भी वही टेस्ट किया जाता है और इन दोनों की रिपोर्ट भी उसी तरह पॉजिटिव आती है। उस डॉक्टर ने ये बात बताई कि ये केमिकल एक तरह से तो हमारे शरीर में भी होता है, लेकिन जिस तरह का अगर हम लोग टेस्ट के रिजल्ट की बात देखें तो ये पैगी में नॉर्मल से 500 गुना ज्यादा है और इन दोनों लड़कों में लगभग 200-250 गुना ज्यादा। और वैसे भी पैगी की अब तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग इसका इलाज करें तो कैसे करें, क्योंकि कुछ एक देर बाद ही पैगी कोमा में चली जाती है। लेकिन ये दोनों ही लड़के, इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी अच्छा था, जिसके चलते ये लोग अभी तक सरवाइव करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ पैगी कोमा में जा चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने इन दोनों लड़कों का इलाज करना शुरू किया और अगले लगभग 2-3 महीनों बाद ये दोनों लड़के ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पैगी 23 मार्च 1989 को अपनी जान गंवा देती है। लेकिन जब से डॉक्टर्स को ये बात पता चली थी कि इन दोनों के ही अंदर इस तरह का केमिकल मिला है, उस महिला के अंदर भी इसी तरह का केमिकल था, तो उन लोगों ने ये बात सोची कि ये केमिकल नॉर्मली कहीं पर भी नहीं मिल जाता, जबकि बड़े ही मुश्किल से ये केमिकल मिलता है। और वैसे भी खाने की चीजों में इस केमिकल को कौन डालता है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को इस बारे में बता दिया। पुलिस वाले वहां पर आते हैं और अच्छे से छानबीन करते हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। तो डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को समझाना शुरू किया कि ये इस तरह का एक स्पेसिफिक केमिकल इनके खाने में मिला दिया गया होगा और जैसे ही इनके शरीर में ये केमिकल जाकर काम करता है तो आज के टाइम में ये लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं। वैसे भी इस केमिकल को खाते टाइम इन लोगों को ना तो इसकी स्मेल का पता चला होगा और ना ही टेस्ट का, क्योंकि इसमें ना तो टेस्ट होता है और ना ही स्मेल होती है। लेकिन जब पुलिस वाले अपनी छानबीन करने लगते हैं तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत छानबीन की घर वालों से ही शुरू की। तो इसमें पुलिस वालों को पता चल जाता है कि एलन एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है और इसके लिए अगर इस केमिकल का जुगाड़ करना हो तो ये आसानी से कर सकता है। तो पुलिस वाले एलन को अपने साथ पकड़ लेते हैं और उसके बारे में सारी की सारी छानबीन करने लगते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन एलन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि जनाब मुझे नहीं पता आखिरकार ये इन्होंने कहां से पी लिया, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैगी ने ही इस केमिकल को नहीं खाया है, जबकि इसके बेटे ने भी खाया है और इसके साथ साथ मेरे बेटे ने भी इसे खाया है। आखिरकार मैं इन बच्चों को क्यों मारने लगा? हाँ, हमारे बीच पिछले काफी दिनों से लड़ाई हो रही थी, लेकिन ऐसा मैं नहीं करने वाला। और इस बारे में जब पुलिस वाले उनके आस पड़ोस में पूछने के लिए जाते हैं कि इन दोनों के बीच कैसे संबंध थे, तो उनके पड़ोसी जॉर्ज और डायना ने ये बात कही कि इनके घर से हर रोज ही लड़ाई करने की आवाजें आती रहा करती थी। ये दोनों ही पति पत्नी थे और इस बात से ये लोग काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि इन्होंने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस वालों ने आकर इन्हें समझाया था कि इस तरह का शोर शराबा ना करें। काफी बार ये लड़ते झगड़ा करते थे और काफी बार ऐसा भी टाइम आया कि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ टाइम इतने अच्छे से बिताया करते थे कि इनका टाइम बिताने का हमें भी पता चला करता था। ये लोग घर पर शोर शराबा करते, गाना वगैरह गाते और इसके अलावा रेडियो भी ये लोग काफी ज्यादा तेज आवाज में चलाया करते थे। इनका कोई मूड का नहीं पता कि कब ये लोग लड़ाई करने लग जाए, कब ये लोग एक दूसरे के साथ
साथ मिलने लग जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ इनकी गहरी दोस्ती हो जाए। लेकिन इस बात को लेकर हम लोग भी हैरान है कि आखिरकार एरन ने अपनी वाइफ की जान क्यों ले ली। ये लोग तो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे, लेकिन जो भी हो वो केमिकल फैक्ट्री में लगा हुआ है और जरूर ये केमिकल उसी ने उसे दिया होगा। ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले वापस चले जाते हैं और जाकर इस केस के ऊपर और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पुलिस वाले एक तरफ इस केस के ऊपर काम कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ सैरी ग्विन नाम की एक महिला यहीं पर आकर इन्हीं के पड़ोस में रहने लग जाती है, जहां पर कि पैगी और एरन भी रहा करते थे। सैरी जब आकर इनके पड़ोस में रहने लगती है तो सैरी को पता चलता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले डायना और जॉर्ज मनसा के मेंबर हैं। दरअसल मनसा एक इस तरह की साइट है जहां पर काफी सारे अनसोल्ड केस मौजूद हैं और वहां पर काफी सारे लोग आते हैं, अपने अपने तरीके से उन सारे केसेस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बात कही जाती है कि जिन लोगों का आईक्यू हद से ज्यादा तेज है वो लोग उन सारे केसेस को, वहां पर जितने भी एविडेंस दिए गए हैं, उन सभी एविडेंस को देखकर उनमें से काफी सारे केसेस को सोल्व कर भी देते हैं। और इसी तरह सैरी भी इसी की एक मेंबर थी। तो सैरी डायना और जॉर्ज के पास जाती है और वहां पर जाकर उनसे बातें करने लगती है कि हाँ, इस तरह मैं भी केस सोल्व करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इसी तरह काफी सारे केसेस आज तक मैं भी सोल्व कर चुकी हूँ। तो ये बात जब डायना और जॉर्ज को पता चलती है तो वो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब उन दोनों का एक दूसरे के पास आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था और जिस तरह की वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करते थे, तो सैरी अक्सर काफी सारे क्लू लेकर किसी केस के बारे में जॉर्ज के पास आया करती थी और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अब उनके साथ बिताने लगी। जब वो टाइम इन लोगों के साथ बिता रही थी तो जॉर्ज को ये बात पता चलती है कि ये महिला यहाँ पर आने से पहले अपने पति के साथ काफी ज्यादा लड़ाई यहाँ पर करके आई है और उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है और आज के टाइम में वो यहीं पर परमानेंट रहने के लिए आई हुई है। तो वो लोग भी उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं कि हाँ, ये भी केस सोल्व करती है और हम लोग भी केस सोल्व करते हैं। और इसी तरह केस सोल्व करते करते इन दोनों के बीच काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब ज्यादा से ज्यादा टाइम सैरी डायना और जॉर्ज के घर पर बिताने लगी थी, लेकिन इस टाइम डायना एक कंपनी में लगी हुई थी और उसकी कंपनी ने उसका कहीं और ट्रांसफर कर दिया था, जिसके चलते जॉर्ज ने ये बात सैरी से कही कि अब मेरी वाइफ का तो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और वो जाएगी तो साथ में मैं भी तो जाऊंगा और उसके बाद भी हम लोग मिला जरूर करेंगे, लेकिन हाँ, इतना है कि हम लोग हर रोज नहीं मिल पाएंगे। जिसके चलते सैरी जा पहुंचती है जॉर्ज के पास और उसने ये बात कही कि जिस घर में मैं आज के टाइम में रहती हूँ वो हद से ज्यादा छोटा है, मैं अच्छे से वहां पर कंफर्टेबली नहीं रह पाती, तो आप लोगों का अब घर खाली हो ही जाएगा, तो क्या आप लोग प्लीज इस घर को मुझे रेंट पर दे देंगे। डायना और जॉर्ज पिछले काफी दिनों से सैरी के साथ रह रहे थे, इसका साथ उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, तो वो लोग भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसे रेंट पर तो देने वाले ही थे, तो कोई बात नहीं, तुम फिर भी जान पहचान की हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। जिसके बाद डायना और जॉर्ज वहां से चले जाते हैं अपना सारा का सारा सामान पैक करके और उसके बाद सैरी तुरंत वहां पर आ पहुंचती है। लेकिन जैसे ही सैरी इस घर में घुसती है, इसके घुसने के लगभग आधे घंटे बाद ही काफी सारे लोग और भी यहाँ पर इस घर में आ घुसते हैं, काफी सारी टैचियां वगैरह लेकर और भी काफी सारी चीजों को लेकर। और वो लोग जैसे ही इस घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि दरअसल ये जो सैरी थी ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी और ना ही इसका किसी के साथ लड़ाई हुई थी अपने पति वगैरह के साथ, जबकि वो एक जासूस थी और वो लोग यहाँ पर डायना और जॉर्ज की जासूसी करने के लिए आए हुए थे। वो इसके घर पर भी ज्यादा से ज्यादा टाइम इसलिए रहा करती थी ताकि वो यहाँ से कोई एविडेंस वगैरह निकाल सके, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी थी जिससे वो लोग ये बात कह सके कि ये एक क्लू है। लेकिन जैसे ही डायना और जॉर्ज इस घर को छोड़कर जाते हैं और सैरी इस घर में आती है तो उसने पुलिस वालों के पास अपने कॉल कर दिया था और पूरी की पूरी फोरेंसिक टीम को ही यहाँ पर बुला लिया था। और यहाँ पर जब फोरेंसिक टीम ने आकर पूरी छानबीन की तो उन्हें वो स्पेसिफिक तरह का केमिकल यहाँ पर मिल जाता है जिससे कि पैगी की जान ली गई थी। पुलिस वालों ने ये सारा का सारा केस समझने में ज्यादा देरी नहीं लगाई और उसके बाद वो लोग जॉर्ज और डायना के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने जॉर्ज को, डायना को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनसे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार ये जहर तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रहा है। जॉर्ज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि दरअसल ये जो महिला है सैरी नाम की, ये तुम्हारे यहाँ पर
पर कोई भी ये फालतू के केस सोल्व करने के लिए नहीं आई थी, जबकि ये अपना खुद का एक केस सोल्व करने के लिए आई थी जो कि तुम्हारे पड़ोस में हुआ था। क्योंकि उस दिन पुलिस वाले जब आप लोगों से एरिन के बारे में पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने एरिन के बारे में ये बात बताई थी कि उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आपस में बातें करते हैं, पूरा का पूरा दिन शोर शराबा ये अपने पड़ोस में रखते हैं। और वैसे भी वो जो स्पेसिफिक तरह का जहर है वो जरूर एरिन ने ही अपनी पत्नी को दिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात डॉक्टर्स ने ना तो किसी को बाहर बताई थी, ना ही पैगी की फैमिली ने ये बात किसी को बाहर बताई थी। और दूसरी तरफ पुलिस वालों तो इस बारे में बताने ही क्यों लगे। लेकिन ये सारी बातें जॉर्ज और डायना दूसरी तरफ से इन्हें बता रहे थे। तो पुलिस वालों को शक होने लगा कि जहर के बारे में हम लोगों ने कोई बात की ही नहीं, तो इस फैमिली को इस बारे में कैसे पता होगा। तो पुलिस वालों ने अपनी एक जासूस सैरी नाम की एक आइडेंटिटी के साथ वहां पर भेजी। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये लोग इस तरह से ऑनलाइन एक साइट से देखकर काफी सारे केसेस सोल्व करते हैं, तो वो भी केस सोल्व करने लग जाती है। और इसी केस सोल्व करने के चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इनके घर पर बिताया करती थी। डायना और जॉर्ज को सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी थी, लेकिन डायना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जॉर्ज की तरफ देखकर ये बात कहती है कि क्या सच में ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो जॉर्ज ने ये बात अपनी वाइफ से कही कि हाँ यही हो रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसका पति इस तरह से अपने ही पड़ोसियों को निपटाने पर तुला हुआ है। और उसने इसका कारण भी बताया। उसने कहा कि ये लोग पिछले काफी दिनों से, जब से ये महिला यहाँ पर आई थी, लगातार शोर करते जा रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उसने बताया था कि ये लोग काफी ज्यादा शोर करते हैं और इनके शोर के चक्कर में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसकी वाइफ को भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा इस शोर से तंग आकर, ये लोग जो इतना तेज रेडियो चलाते हैं, इससे तंग आकर इन लोगों की जान ही ले लेगा। जॉर्ज ने ये बात भी बताई कि मैंने इनके पास एक चिट्ठी भी भेजी थी ताकि ये लोग इस जगह को छोड़कर या तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं या फिर ये शोर ही करना बंद कर दें। तो इन लोगों ने उसके ऊपर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आखिर में मुझे ये सारी की सारी चीजें करनी ही पड़ी। मैंने एक स्पेसिफिक तरह का केमिकल तैयार किया जो कि आमतौर पर यूं ही नहीं मिल जाता, और वैसे भी मैं काफी सारे केसेस सॉल्व कर चुका हूं उसके। तो मुझे ये बात पता थी कि खुद को बचाकर किसी और को कैसे फंसाया जाता है। वैसे भी इसका पति केमिकल फैक्ट्री में काम किया करता था और पुलिस वालों का सीधा ध्यान इसके ऊपर ही जाने वाला था। लेकिन अगर पुलिस वाले यहाँ पर आकर इन लोगों से पूछताछ ना करते और जॉर्ज और डायना उस केमिकल के बारे में पुलिस वालों को ना बताते, तो पुलिस वालों को कभी भी नहीं पता चलता कि इन दोनों ने इतने भयंकर तरीके से प्लानिंग करके इस परिवार की जान लेने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को इस पूरी के पूरे केस के बारे में अच्छे से पता चलता है, तो वो लोग जॉर्ज को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं। और कोर्ट में जब जज ने उसके इन सारे कारनामों को देखा तो उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। दूसरी तरफ उसकी वाइफ को यूं ही बरी कर दिया जाता है इस केस से, क्योंकि उसे इस केस के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वैसे इस घटना के बाद पैगी तो अपनी जान गंवा चुकी थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद एलन अपने 5 ही बच्चों को अच्छे से पालने लगता है और उनके जितने भी जरूरतें हुआ करती थी आगे उन्हें वो ही संभालता है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सद्दाफ नवीद को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।